हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम करने वाले हैं पोस्ट एक्ट में, एज वी नो कि हमने प्रियम्बल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड विशाखा केस इन डिटेल हमने वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, अच्छी लगती होंगी वीडियोस। मीन्स बेसिकली आपको समझ में आनी चाहिए वीडियो। ऑल राइट, तो प्रियम्बल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है। ऑल राइट, लेट मी अनपिन माई सेल्फ। तो सेक्शन 3 हमारा बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की। इससे पहले सेक्शन 2N में हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन कवर कर चुकी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है। ठीक, अब यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया हुआ है कि जिसका सबसेक्शन 1 कहता है नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। सबसे पहला ये कहता है कि किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी वुमन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा। फिर सेकंड, फॉलोइंग द सर्कमस्टांसेस, इन सर्कमस्टांसेस को फॉलो करते हुए और सर्कमस्टांसेस अगर होते हैं और इन सर्कमस्टांसेस को फॉलो करते हुए अमंग अदर सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस हमने 2N में पढ़े थे वो सारी चीजें होती हैं किस लिए, इनमें से किसी एक पर्पस के लिए, तो दैट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर जो सेक्शन 2N में हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सारी चीजें अगर होती हैं इन रिलेशन टू ऑल दीज, वो सारी चीजें होती हैं इसलिए, तो ओनली दैट विल बी अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। तो पहला कहता है implied और explicit promise of preferential treatment in her employment। ठीक, सबसे पहले अगर कोई रेस्पोंडेंट जो है अगर वुमेन एम्प्लॉय से के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है इन ऑर्डर कि उसको उसकी एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसलिए दूसरा या उसको डराया धमकाया जाए और डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, कि अगर वो वुमेन ऐसा नहीं करती है, अगर वॉट एवर जो भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कर रहा है या फिर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो सब इसलिए कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है कि उसको उसकी एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाएगा, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद उसको डराया जाता है इसलिए कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, उसके लिए एक ऑफेंसिव और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना, ठीक, जिससे वो ठीक ढंग से काम ना कर पाए। लास्टली, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, उसके साथ कोई ऐसा ह्यूमिलिएट ट्रीटमेंट करना जिससे उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो सेक्शन 3 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जो हमने सेक्शन 2N में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू दिस, उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट कि ओनली दैट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट।
ठीक। अब चैप्टर 3 एंड सेक्शन 4 हमारा बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ठीक। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बेसिकली हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि इंटरनल हर एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर्म करेगा। एवरी एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएगा। ठीक है। तो इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में टोटल 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक, टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होती है जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। वो वुमेन होती है, वुमेन होना कंपलसरी होता है, वुमेन मैंडेटरी होता है। फिर 2 अदर पीपल होते हैं जिनमें से एक वुमेन होनी चाहिए, एंड फिर एक पर्सन जो एक मेंबर जो होता है वो एनजीओ से होता है, जिसको वुमेन रिलेटेड अफेयर्स के बारे में नॉलेज होती है, जो एक्टिव रहता है। ठीक। अब ये कहता है कि टोटल मेंबर में से हाफ मेंबर वुमेन होना कंपलसरी है। मींस टोटल 4 मेंबर हैं तो 2 मेंबर मस्ट बी वुमेन। ठीक, मस्ट बी वुमेन। एक तो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो 2 अदर मेंबर अपॉइंट होते हैं, 2 में से एक मेंबर वुमेन होना कंपलसरी है। तो इसके बाद सब सेक्शन 2 आपका यही बात करता है कि और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, मींस जो वुमेन होंगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो उस वर्क प्लेस की सबसे सीनियर लेवल की महिला होंगी। फिर जो 2 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, उनको सोशल वर्क और लीगल नॉलेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर 1 मेंबर तो मैंने बताया ही कि एनजीओ से होने चाहिए, और वो वुमेन से रिलेटेड जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड उनको नॉलेज होनी चाहिए, वो उनसे एक्टिव होने चाहिए। और इनका टेन्योर कितना होगा इंटरनल कमेटी के मेंबर का? 3 इयर्स इनका टेन्योर होगा कि वो 3 इयर्स तक ये काम करेंगे। और जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर इंटरनल कमेटी का मेंबर सेक्शन 16 के प्रोविजन को कंट्रावीन करता है, या फिर किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है, या फिर उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग में है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की, या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है, या फिर उसने अपने पोजीशन को अब्यूज किया है, उसका गलत यूज किया है, ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जल्द से जल्द कमेटी से रिमूव कर दिया जाएगा और न्यू वैकेंसी फुलफिल की जाएगी। ये सब सेक्शन 5 ये क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरियाज पर किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर ऑफ द कमेटी को रिमूव किया जा सकता है। फिर सेक्शन 5 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करेगी, और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या फिर कलेक्टर, या फिर डिप्टी कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट का होगा। ठीक। अब जो डिस्ट्रिक्ट और जो अब जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर्म की जाती है, ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। अब लोकल कमेटी जो है अब इंटरनल कमेटी एम्प्लॉयर कॉन्स्टिट्यूट करता है, और लोकल कमेटीज उन जगह पे उन वर्क प्लेसेस पे फॉर्म की जाती हैं जहां पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं लेस देन 10 हैं। 10 से कम अगर वर्कर्स जिस जगह जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहां पर लोकल कमेटी फॉर्म की जाती है। ठीक। अब लोकल कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? लोकल कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होती है जो कि वुमेन होती हैं। उसके बाद एक वेट अ सेकेंड, मैं आपको बियर एक्ट से बताती हूँ।
तो हाँ, ये सेक्शन 7 में आपका दिया हुआ है। सेक्शन 6 सिर्फ बात करता है कि लोकल कमेटी का फॉर्मेशन कब किया जाएगा। तो सेक्शन 7 कंपोजिशन की बात करता है कि एक चेयरमैन होंगी जो कि वुमेन होंगी, जो कि विद इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कॉज ऑफ वुमेन्स रिलेटेड अफेयर्स में कमिटेड होंगी। फिर 1 मेंबर अपॉइंट किया जाएगा अमंगस्ट द वुमेन, जो वुमेन ब्लॉक, तालुका या तहसील लेवल पर काम कर रही हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से एक वुमेन को मेंबर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद 2 मेंबर, जिनमें से एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए, जो कि एनजीओ, ये 2 मेंबर्स एनजीओ से अपॉइंट होंगे, जिनको वुमेन से रिलेटेड इश्यूज एंड सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड इश्यूज में नॉलेज हो। फिर इनमें से और इन लोगों को लॉ में नॉलेज होनी चाहिए। देयर आफ्टर एटलीस्ट एक नॉमिनी जो है, 2 में से एक मेंबर एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से जरूर होना चाहिए। फिर एक मेंबर रहेगा हमारा एक्स ऑफिशियो, जिसको नॉलेज होनी चाहिए सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। एंड सेम एज इंटरनल कमेटी के मेंबर की तरह इसका लोकल कमेटी का भी टेन्योर जो होगा वो 3 इयर्स का टेन्योर होगा। अब सेम इनके भी रिमूवल सेम है, रिमूवल की प्रोसीजर सेम है, ग्राउंड सेम है, जो कि सेम हमारा इंटरनल कमेटी के मेंबर्स का होगा कि वो सेक्शन 16 के प्रोविजंस को कंट्रावीन करें, उनके किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी हो, कन्विक्ट हो, या फिर कोई पेंडिंग चल रहा हो केस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही हो, गिल्टी हो उसके, या फिर उन्होंने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है। फिर अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसको रिमूव करके नई वैकेंसीज फुलफिल की जाएंगी। सेक्शन 8 हमारी ग्रांट्स एंड ऑडिट्स की बात करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी में जो भी मेंबर्स एनजीओ से अपॉइंट हो रहे हैं, 2 सेंट्रल में, 2 इंटरनल में अपॉइंट हो रहे थे, 2 लोकल में अपॉइंट हो रहे थे, तो जो 2 मेंबर एनजीओ से अपॉइंट हो रहे हैं, पार्लियामेंट बाय टाइम टू टाइम उनकी फीस एंड अलावेंसेस पे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट उस हिसाब से लॉ बनाएगी, उस हिसाब फिर पार्लियामेंट के लॉ से उसके हिसाब से उनको सम और उनकी पेमेंट उनको दी जाएगी। सिंपली ये सेक्शन ये कहता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अब सेक्शन 9 हमारा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हो जाती है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब कोई भी सेक्शन 9 ये बात करता है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एनी अग्रीव्ड वुमेन, कोई भी अग्रीव्ड वुमेन राइटिंग में सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट इंटरनल कमेटी को दे सकती है या फिर लोकल कमेटी को दे सकती है, जैसा भी केस हो। अगर 10 मेंबर से कम की कमेटी है, 10 मेंबर से कम की वर्क प्लेस है तो लोकल कमेटी को देगी, अगर 10 मेंबर से ज्यादा की है तो इंटरनल कमेटी को देगी। अब इसके लिए भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट होने के विद इन 3 मंथ्स की डेट के अंदर वुमेन रिटन कंप्लेंट दे सकती है इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को। और जहां पर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं, जहां सीरीज ऑफ इंसिडेंट हुए हैं, मतलब एक 15 दिन पे हुआ, फिर 20 दिन पे हुआ, फिर 25 दिन पे हुआ, तो उस केस में लास्ट जो डेट होगी, लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट जो होगी, उस दिन से 3 मंथ तक हमारी टाइम लिमिट होगी। अब जहां पर कोई कंप्लेंट राइटिंग में नहीं की जा सकती है, वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या एनी अदर मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी या फिर चेयरपर्सन या फिर एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, जैसा भी केस होता है, उस वुमेन को ऑल रीजनेबल असिस्टेंस देगी। अगर वुमेन किसी कारण से रिटन कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाती है तो लोकल कमेटी के मेंबर, चेयरपर्सन या फिर इंटरनल कमेटी के मेंबर और या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस वुमेन को सारे रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि वो कंप्लेंट राइटिंग में दे सके। अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब
extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances will prevent women from filing complaint within the said period. अब इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी चाहे तो 3 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ा सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ रीजनेबल रीजंस थे जिनकी वजह से वुमेन कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाई। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां पर अग्रीव्ड वुमेन कंप्लेंट करने के लिए अनेबल है, जहां पे वो कंप्लेंट नहीं कर सकती है, किस लिए? ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, जब वो उस मानसिक अवस्था में नहीं है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है या फिर उसकी डेथ हो गई है, उस केस में उसके लीगल हेयर्स विल बी लाइबल फॉर द कंप्लेंट। इस सेक्शन में कि उसके बिहाफ पर उसके लीगल हेयर्स भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए हमारे पास टाइम लिमिट है 3 मंथ्स की। देन आफ्टर सेक्शन 10 हमारा बात करता है कंसीलिएशन की। तो कंसीलिएशन बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसेस है जिसमें कोर्ट में जाने के बजाय अदर प्रोसेस यूज किए जाते हैं, अदर रेमेडीज यूज की जाती हैं जिससे हमें कोर्ट ना जाना पड़े और हमारा केस डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो कंसीलिएशन इज वन ऑफ देम। अब एज यू नो, जैसा कि आपको पता भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो एडीआर की प्रोसेस होती है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसेस होती है, वो ज़्यादातर क्या सिर्फ वो सिविल केसेस में होती है। बट आपको लग रहा होगा कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक क्राइम कमिट होता है, ये तो एक क्रिमिनल नेचर का क्राइम है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, फिर यहाँ पे कंसीलिएशन की प्रोसेस कैसे हो रही है? तो इसका आंसर है बेसिकली इस एक्ट में जो आप पनिशमेंट देखेंगे, पनिशमेंट यहाँ पे कहीं भी इम्प्रीजनमेंट नहीं है, पनिशमेंट यहाँ पर सिर्फ फाइन है। ठीक, मॉनेटरी कंपनसेशन यहाँ पे केवल दिए जाते हैं। और इसमें जो एक्ट होता है, ये एक्ट क्वासी क्रिमिनल नेचर का होता है। ये एक्ट टोटली टोटली क्रिमिनल नेचर का ये केस नहीं होता है, ये एक क्वासाई क्रिमिनल नेचर का केस होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पर कंसीलिएशन की प्रोसेस की जाती है। तो सबसेक्शन 1 कहता है इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जैसा भी केस बनता है, कंप्लेंट सेक्शन 9 में कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद अगर और इंक्वायरी करने से पहले अगर अग्रीव्ड वुमेन रिक्वेस्ट करती है कि वो चाहती है कि वो कंसिलिएशन के थ्रू अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर ले रेस्पोंडेंट के साथ, तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी उस हिसाब से काम कर सकती है। बट कंसीलिएशन की प्रोसेस सिर्फ अग्रीव्ड वुमेन के द्वारा इनिशिएट की जा सकती है, नॉट रेस्पोंडेंट के द्वारा। और इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंसीलिएशन की प्रोसेस अगर कोई अग्रीव्ड वुमेन करती है तो उसको कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं मिलता है, मींस कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिलता है। अब वेयर सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड अंडर सबसेक्शन 1, अब जहां पर सेटलमेंट हो चुका है सबसेक्शन 1 में, अब सेटलमेंट हमारा हो गया, तो इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी जैसा भी केस बनता है वो उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके उसको एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगी। अब आप इसके हिसाब से इस पे एक्शन लीजिए। कंसीलिएशन हो गई, अब इसके आगे आप उनके जो भी सर्विस रूल में प्रिस्क्राइब्ड होगा कि कंसीलिएशन के बाद की प्रोसेस क्या होती है, वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सबसेक्शन 3 कहता है द इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जैसा भी केस हो, वो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी अग्रीव्ड वुमेन और रेस्पोंडेंट को उस सेटलमेंट की कॉपीज प्रोवाइड करेंगे। सेटलमेंट की कॉपीज प्रोवाइड करना इज मैंडेटरी, ठीक, ताकि आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो। फिर सबसेक्शन 4 कहता है वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड एट सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एट द केस में बी। अब जहां पर एक बार सेटलमेंट हो गया, सेक्शन 10 के अंदर में सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो जाने के बाद कोई भी फर्दर इंक्वायरी लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी के अंदर नहीं होगी। जैसे पहले तो मान ले, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं
किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसने कंप्लेन की, लेकिन वो उसको फिर लगा कि क्या इन सब झंझट में पड़ते हैं, हम कंसिलिएट कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में। सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट होने के बाद उसको फिर से उसका दिमाग घुमा, फिर उसको लगा कि नहीं, सेटलमेंट नहीं करना, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो फिर से वो परेशान करे, इंक्वायरी, फिर इसके लिए इंक्वायरी बिठे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर एक बार सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद फर्दर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेक्शन 10। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको इफ कोई चीज ना समझ में आती हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर दैट क्वेरीज। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं एंड फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक कवर करेंगे। देयर आफ्टर हम सेक्शन 21 से सेक्शन 30 तक कवर करेंगे। फिर हमारा पोस्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, हैप्पी वीकेंड।